नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेवा एकेडमी में। मेरा नाम है महेंद्र रेवा पाटी। इंडियन पॉलिटी की पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके पहले हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटकर देखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जिन अधिनियमों को पारित किया गया था उनके कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो भारत के संवैधानिक विकास में एक अहम रोल अदा करते हैं। और उसके बाद जब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ताज के अधीन आ जाता है तो उस दौरान कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे जिन्होंने बाद में भारतीय संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्लास में हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद के अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ये कहा गया कि कंपनी के अधीन जितना भी भारत में क्षेत्र है अब वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। मतलब कंपनी ने भारत में जितने भी क्षेत्र पर अधिकार किया था उसको ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया। और ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे 1767 में कंपनी से ये कहा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा कि वो जो भी राजस्व कमाती है भारत में उसका 10% हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाना चाहिए। मतलब कंपनी के प्रशासन में पहले ही हस्तक्षेप शुरू कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। और 1784 तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी को वाणिज्यिक निकाय के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करने की भी मान्यता दे दी गई थी। और 1784 में उसके राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे उनका सुपरविजन या अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता था। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे उनका प्रबंधन करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1784 के अधिनियम के बाद जब नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया तो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक द्वैध शासन व्यवस्था हम लोगों ने बंगाल में भी देखी थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब दो लोग मिलकर शासन कर रहे थे। और इस द्वैध शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास महत्वपूर्ण अधिकार थे, मतलब राजस्व वसूलने के अधिकार, और सारे दायित्व बंगाल के नवाब को सौंप दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे जो द्वैध शासन है वो निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से शुरू किया गया था। इसके बाद हम लोग चार्टर अधिनियम 1793 की बात करते हैं। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1793। अब हम लोग चार्टर अधिनियम 1813 की ओर बढ़ते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसके पहले यह होता था कि ब्रिटेन के राजा या रानी के द्वारा कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया जाता था और इस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिलता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन 1813 में प्रावधान किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो अकेले व्यापार कर रही थी उसको समाप्त कर दिया जाए और इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति अब पूर्वी देशों के साथ या भारत के साथ व्यापार कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये रखा गया कि चीन के साथ जो व्यापार हो रहा है और चाय का जो व्यापार हो रहा है उस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार बना रहेगा। मतलब इन दो मामलों में कोई और अंग्रेज व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था। इस अधिनियम में एक प्रावधान ये किया गया कि इसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। साथ ही भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी 1813 के अधिनियम से किया गया। जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं थी उन्हें कर लगाने का अधिकार भी 1813 के अधिनियम से दिया गया। तो 1813 के अधिनियम से जब प्रश्न पूछने की बात की जाएगी तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं परीक्षाओं में 1813 के अधिनियम से।
पहला प्रश्न तो बनता है कि किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर? तो उसका उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1813। दूसरा प्रश्न, कौन सा अधिनियम है जिसके माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई? उसका उत्तर है 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? उसका उत्तर भी है 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के माध्यम से स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया? तो इसका उत्तर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। तो ये कुछ संभावित प्रश्न थे और इनमें से कुछ प्रश्न आ भी चुके हैं परीक्षाओं में 1813 के अधिनियम से। अब हम लोग चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं। देखिए, चार्टर अधिनियम 1833 में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि बंगाल को जो गवर्नर जनरल था, अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि मद्रास, बंगाल और बॉम्बे ये 3 प्रेसिडेंसी थी। इनमें बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ये जो 2 प्रेसिडेंसियां थी इनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था पूरे भारत का विलियम बेंटिक। जबकि 1773 के अधिनियम में हमने देखा था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सीधी सी बात है, अगर पूरे भारत का गवर्नर जनरल है तो उसको कानून बनाने का अधिकार भी दिया जाएगा। लेकिन गवर्नर जनरल जो कानून बनाता था उस कानून को नियंत्रक मंडल चाहे तो अस्वीकार कर सकता है और खुद नया कानून बना सकता है। तो उसके ऊपर एक ये नियंत्रण रखा गया कि उसके कानून को नियंत्रक मंडल द्वारा अस्वीकार भी किया जा सकता है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी उनके पास कानून बनाने की शक्ति रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब गवर्नर जनरल ही पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा तो फिर इन्हें अलग से कानून बनाने की शक्ति देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बम्बई और मद्रास की परिषदों के पास जो कानून बनाने की शक्ति थी वो वापस ले ली गई। गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें पहले 3 सदस्य थे, लेकिन इसमें एक चौथे सदस्य को भी जोड़ा गया और इस सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। विधि सदस्य मतलब लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया। पहला विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले, मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य शामिल हुआ था विधि सदस्य के रूप में, वो था लॉर्ड मैकाले। 1813 में प्रावधान किया गया था कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं वो चीन के साथ बने रहेंगे और चाय के व्यापार पे बने रहेंगे। लेकिन 1833 में कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। अब हर क्षेत्र में कोई भी अंग्रेज व्यापारी या कोई भी अंग्रेज कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थी। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी 1600 ईस्वी में और जो भारत भी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही आई थी, उसका व्यापारिक निकाय के रूप में उसकी भूमिका को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। मतलब कंपनी का काम अब सिर्फ प्रशासन देखना रह गया था। इस अधिनियम के बाद 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों के विधि आयोग या लॉ कमीशन का गठन किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था, तो हमारा उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1833। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, तो हमारा उत्तर होगा 1843। इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात यह की गई कि यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधीन जो भी सरकारी पद हैं उनमें अब किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें सरकारी नौकरी के लिए चयनित हो सकता है। धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर या रंग के आधार पर इनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें थी। अंग्रेजों ने हमेशा भेदभाव किया रंग के आधार पर और मूल वंश के आधार पर।
हमारे संविधान के अनुच्छेद 16(2) में भी कुछ ऐसा ही एक प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे भेदभाव किया जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसा ही प्रावधान 1833 में भी किया गया था, लेकिन हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसका तो पालन होता है। 1833 में जो प्रावधान किया गया था इसका कभी पालन नहीं हुआ। अब हम लोग चार्टर अधिनियम 1833 से बनने वाले प्रश्नों पे एक नज़र डालते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो हमारा उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1833। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये आप लोग याद रखेंगे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के माध्यम से देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था? उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम के माध्यम से बंबई तथा मद्रास की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया था? उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? इसका भी उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1833। पहला विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में भूमिका को समाप्त कर दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1833। पहली बार विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। इस विधि आयोग में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। किस अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833। और कब किया गया था? 1843 में। किस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा? इसका उत्तर भी होगा चार्टर अधिनियम 1833। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनसे प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, इनके बारे में हमने चर्चा की है। तो अभी तक हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर एक्ट 1833 तक अधिनियमों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगली क्लासेस में हम लोग आगे के अधिनियमों के बारे में बात करेंगे, उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कौन से संभावित प्रश्न हैं और कौन से प्रश्न आ चुके हैं। इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। रेवा एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो टाइम पर देख सकें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।